हेलो नमस्कार, मैं नील सकरवाल कक्षा 12 के सिलेबस में डे 113 113 में है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस शॉर्ट में इसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ये गेट बंद तो अपने बात करें प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान की। शॉर्ट में इसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उस निश्चित धारा के बराबर होता है जो उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी एक पूरे चक्र में उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो इसके लिए क्या करें? आरएमएस वैल्यू जो है वो सिंपल फॉर्म में निकाले, आरएमएस की फॉर्म में, रूट मीन स्क्वायर फॉर्म में निकाले। तो वो जो मान है वो किसके लिए लेना है? हमें पूरे चक्कर के लिए लेना। और पूरा चक्कर कहां से कहां तक होता है? 0 से शुरू होता है और कैपिटल टी तक कंप्लीट होता है। तो 0 टू कैपिटल टी। अब देखो जैसा इसके अंदर इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बाकी इजी वे में सोल्व करें तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसका जो इसकी डेफिनेशन, जो इसका टाइटल है, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल, यानी जो वैल्यू दे रखी है पहले उसका वर्ग कर दें, स्क्वायर पावर दो, फिर उसका माध्य ले लें, औसत, जैसे हमने अभी किया था पूरे चक्कर का ले लें तो औसत कैसे निकालेंगे? पूरे चक्कर का कुल मान निकाल लेंगे, टोटल किसका? आई स्क्वायर का। आई वर्ग कर दिया ना, वर्ग हो गया स्क्वायर, आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर, उसका टोटल निकालेंगे तो 0 टू कैपिटल टी आई स्क्वायर dt। औसत निकालेंगे तो किसका भाग कर दो? पूरे चक्कर का, टी का भाग कर दो। फिर उसका क्या लेना? वर्गमूल लेना। तो सिंपल ऐसे में डिफाइन कर देते हैं कुछ बुक्स इसको कि इस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करके उसका माध्य लेकर वर्गमूल लेने पर जो मान प्राप्त होगा वही वर्ग माध्य मूलमान है। लेकिन रियल में उसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि वो उतनी ऊष्मा के बराबर है जितनी एक चक्कर में होती है। तो ऊष्मा की फॉर्म में भी इसको निकाला जा सकता है, एक तरीका और भी इसको सोल्व करने का, लेकिन हम इसका इजी मेथड यूज करेंगे। तो यहां से देखिए सबसे पहली बात तो अपने पास क्या प्रत्यावर्ती धारा है? आई। सबसे पहले क्या करना है उसका? इसके देखोगे तो ध्यान रहेगा, सोल्व करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आई का स्क्वायर कर देंगे, हो गया स्क्वायर। दूसरी बात, फिर अब इसका समाकलन करके कुल माध्य निकालेंगे। उसके बाद माध्य निकालने के लिए कुल मान 0 से कैपिटल टी पूरे चक्कर में आई dt। और ये तो कुल हो गया, माध्य निकालेंगे जितने टाइम में निकाला उतने का डिवाइड करेंगे और फिर निकालेंगे वर्गमूल। तो इसका क्या ले लेंगे? वर्गमूल। ये जो मान है वो किसके बराबर होगा? आई आर एम एस के बराबर होगा। अब इसको सोल्व, इसके अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करना, तो ये तो 1/t लिख लेंगे, आई स्क्वायर, आई का मान रख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। वही हमें समाकलन सोल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा अपने आप आएगा। लेकिन बार-बार में अंडर रूट नहीं लेना पड़ेगा, इतना बड़ा, इतना ज्यादा जगह नहीं घेरेगी है। क्या करें? हम एक बार इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट हट जाएगा, हम इजी वे में इसको सोल्व करेंगे। वर्गमूल तो निकाल लें, लास्ट में निकाल लें। तो क्या करते हैं? एक बार इसको वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं। तो ये आ जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t 0 टू t और आई स्क्वायर dt। आई की जगह आई का मान रख दे, यहाँ आई का मान क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है, पता है हमें। तो क्या करें? इसका स्क्वायर कर देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और dt। वैल्यू क्या आएगी? 1/t। आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लें, आई नॉट स्क्वायर 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब फिर मैथ्स पे आ गए वापस हमें। अब यहाँ थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी, मैट्रिक्स ले लेंगे, फिर उसको हम सोल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो इसका साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता, पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट किया। लीनियर मतलब रेखिक में, रेखिक का मतलब एक आता है, इसकी पावर कितनी? 2 है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो पहले तो इसको क्या करेंगे? पहले तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसको क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2।
ये लिखा जा सकता है। तो पहले तो ये लिखेंगे, फिर समाकलन करेंगे। तो याद है आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। आगे 2 तो 1 और 2 तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं, इसको निकाल ले बाहर। अब दो पार्ट हो गए, 1 माइनस cos ओमेगा टी, तो 1 का तो अलग कर दे 1 और cos 2 ओमेगा टी को अलग लिख दे। तो cos में cos वाला फॉर्मूला लग जाएगा, cos थीटा का होता है sin थीटा, तो cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और कांस्टेंट क्या है t के अलावा 2 ओमेगा, दोनों कांस्टेंट है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का डिवाइड हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो t हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और ये वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 0 टू t 1 dt माइनस फ्रॉम 0 टू t, दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे, cos 2 ओमेगा t dt। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन करते हैं, सोल्व कर लें बस कंप्लीट। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t 0 टू कैपिटल T माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 टू कैपिटल T। वैल्यूज पुट कर दो सारी, इसमें लिमिट रखेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा, ये तो हो गया, और यहाँ इसमें 1 अपॉन 2 ओमेगा तो बाहर लिख लेंगे, t की जगह क्या रखेंगे कैपिटल T रखेंगे, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t रखेंगे, माइनस 0 रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होगी। दूसरी एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रख सकते हैं आप, कि 0 टू t cos 2 ओमेगा t हो या 0 टू t sin 2 ओमेगा t हो, इनका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। आप इस बात को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ तक हमें करना है, उसके बाद लिख सकते हो हम जानते हैं कि इसका समाधान क्या आता है 0 आता है। कहने आप इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फिजिक्स सोल्व करनी है, पूरी गणित पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए भाई इसका समाधान 0 होता है। तो आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं विनो दैट कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 होता है, साइन का भी 0 होता है, कोस का भी 0 होता है। हम पूरा सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करना तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को दिक्कत रहती है तो गलत नहीं करके एग्जाम में आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है। जहां फॉर्मूले में आपको सॉल्यूशन में दिक्कत है तो आपको उसका रिजल्ट एक दो यूज करेंगे, रिजल्ट ध्यान रखें इसका रिजल्ट क्या आता है आफ्टर इंटीग्रेशन, इसका रिजल्ट 0 आता है साइन और कोस का, तो उसको आप 0 कर दें। आपने सोल्व कर रहे हैं इसको, तो अपने पास वैल्यू आ गई आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा t माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, ऐसा कैसा ओमेगा की जगह आप 2 पाई अपॉन t रख सकते हैं, इसीलिए नहीं रखता है क्योंकि पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 0, तो 0 से गुणा होकर बस 0 हो जाएगा। फिर भी सोल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से क्या आएगा साइन 2 ओमेगा की जगह क्या रखोगे 2 पाई अपॉन t, और t है, t की जगह अपर लिमिट क्या है t है, तो ये देखो t से t कट गया माइनस साइन 0 से गुणा होगा तो 0 हो ही जाएगी सारी वैल्यू, तो ये तो ऐसे कैसे चलता रहेगा अपॉन 2t, ये हो गया t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा साइन 4 पाई हो गई, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। अब देखो साइन 0 का जो मान है वो भी क्या होता है 0 होता है, साइन 180 का मान भी 0 होता है, यानी साइन पाई, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं याद रखने के लिए कि आप साइन n पाई, अगर n का मान कुछ भी हो, कुछ भी, इसका मान हमेशा 0 आएगा, तो यहाँ साइन कितना है साइन 4 पाई है, तो 4 पाई का मान भी क्या होता है 0 होता है। वैल्यूज रखने, अब ये भी 0 ये भी 0, 0 गई 0 से गुणा हो गई, ये भी 0, तो ये इतना पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बची आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t मल्टीप्लाई बाय t, क्या गया आई आर एम एस स्क्वायर,
टी से टी कैंसिल आउट हो गया, आई आर एम एस स्क्वायर आ गया, आई नोट स्क्वायर अपॉन 2, देन आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ले ले, अब स्क्वायर हटा देंगे इसका, आई नोट और इसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट अपॉन अंडर रूट 2। ये वैल्यू इसकी फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब देखो इसके अंदर जब अंडर रूट 2 की वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट 2 का मान 1.414 डिवाइड करते हैं तो इसके लिए वैल्यू जो आती है ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नो डिवाइड बाय वन, ये आती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रहता है। 10 एम्पियर दे दिया मान लो मैक्सिमम मान, तो आप 10 से गुणा करें 7.07 एम्पियर डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो। अगर ये मान आप ध्यान रखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, परसेंटेज फॉर्म में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 70.7% किसका, आई नोट का। तो अगर ये कहते हैं भाई आई आर एम एस को डिफाइन करो, परिभाषित करो, तो किसके बराबर होता है, यह प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान के अधिकतम मान का 70.7% इसका मान होता है। 70.7%। इस तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। एक बात और पिछले टॉपिक में पिछली क्लास में लगी थी कि हमने निकाला था आई एवरेज का जो मान है वो 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है। तो यहाँ पर भी तो 2 अपॉन पाई कांस्टेंट आ गया ना, 2 अपॉन पाई। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी आता है 63.7%। इसको जब सोल्व करते हैं तो 0.637 आई नॉट आता है। तो अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़े तो आप इसे डायरेक्ट गुणा, जैसे वही 10 एम्पियर दे दिया, बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे दे दिया कि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, आप उसका औसत मान तथा वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करें। 1 + 1 में दे दिया 2 नंबर में, तो आपको वर्ग माध्यम मूल मान के लिए फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें 1.414 का डिवाइड करके दो, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये याद रखोगे, वैल्यू ऐसी दी जाएगी बहुत इजी। कैलकुलेशन देखो 12th के अंदर बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन चेक नहीं की जाती है कि आपको गुणा करना आता है या नहीं आता। तो साइंस पढ़ रहे हो आप 12th में है तो गुणा भाग अंडरस्टूड है कि खूब अच्छे से आते हैं। तो वो क्या की जाती है, वैल्यूज आपको बहुत इजी दी जाती है, बस केवल ये देखना कि आपको कंसेप्ट कितने क्लियर है उसके लिए। तो यार अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, आप फॉर्मूला भी लिख दो, आई नो दैट आई नॉट अपॉन √2 एंड आल्सो IRMS is equal to 0.707 I naught. Then put the value of I naught 10 multiply by 10 then 7.07 एम्पियर। ये आ जाएगी उसकी वैल्यू, इस तरह सोल्व कर सकते हो। तो वैसे ही इसको आई एवरेज को डिफाइन करते हैं तो इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.7%। तो ये डिफाइन करें, इसको कैसे लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान धारा के शिखर मान का 70.7% भाग होता है। दूसरी बात, औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसके अधिकतम मान का 63.7% होता है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक बात और आपसे ध्यान रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन में वोल्टता की फॉर्म में दे देते हैं कि शिखर वोल्टता 200 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 400 कितनी देते हैं वोल्ट है, और आप कहते हैं कि इसका वर्ग माध्यम मूल मान, वोल्टता का वर्ग माध्यम मूल मान निकालो। तो ये नहीं है भाई, वोल्टता का तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो धारा ही पढ़ा है। तो जो शुरू में मैंने पहले क्लास में बताई थी, जो बात वोल्ट से इस करंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वही बात किसके लिए, वोल्टता के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, VRMS नोट कर लेना ये बात, VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2, V एवरेज इज इक्वल टू क्या देगा 2 V नॉट अपॉन पाई। न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहे हैं, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है। पिछले सालों के आप 10 सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो उनके अंदर 4 से 5 बार आपको ये क्वेश्चन आए हुए मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में भी, फिर बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पे विशेष फोकस कर लेना, और आपको केवल सीधी सीधी डिजिट दी जाएगी। आपके जो बुक की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है उनको भी आप सोल्व कर लेते हैं तो भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हम 2-3 टॉपिक और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल एक दिन बीच में न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 200% इसमें से न्यूमेरिकल आएगा कंफर्म न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं। डेरिवेशन टाइप इस तरह का बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन को आपको क्या रटना नहीं है, स्टेप देखना है। ये स्टेप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। जब यहाँ देखो पावर 2 दी गई तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है।
स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो फिर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर्मूला पता है वो अप्लाई कर दिया तो आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट आ गया, बाहर निकालना, माइनस आ गया, अलग अलग कर दो, अलग अलग करते ही फिर इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर इंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट वो पुट कर दो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, रिजल्ट होगा। तो हर टॉपिक में यही होगा, पहला जो स्टेप है वो बता देगा कि अगला स्टेप क्या होगा। एक साथ पूरे का रट्टा मारना है या इसको ज्यादा बार बार बेवजह बिना मतलब देख देख के लिख के देख रहे हो, ऐसे करने से ये चीजें नहीं समझ में आती। आप प्रॉपरली स्टेप 10 मिनट 15 मिनट में और समझे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ है, फिर आप उसको करके देखें, एक बार समय लगेगा लेकिन परमानेंटली सेव हो जाएगा। बाकी जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, साथ साथ करते रहेंगे। जो ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको मैं उनको ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पता चलता है कि क्लास अपलोड कर दी है। तो आप पहले तो सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आगे पढ़ने में। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें, समझ लें अच्छी तरह से, तो नेक्स्ट टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी।